गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम क्वेश्चन संख्या 208 को हल कर रहे थे। तो 208 में ये बताया गया है कि क्रय मूल्य क्या है यदि एक प्रोडक्ट जो 572 रुपये में बेचा गया है 72 रुपये लाभ के साथ। तो हमने आपको ये बताया है कि विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो इससे क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। तो आपको क्रय मूल्य ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य भी दिया गया है और लाभ भी दिया गया है। तो हमारे पास सूत्र जो हमने लिखा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करने का तरीका क्या होता है कि अगर आपको विक्रय मूल्य पता है उसमें से लाभ घटा देंगे तो आपको क्रय मूल्य निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य इस प्रश्न के लिए 572 है और इस प्रश्न के लिए लाभ कितना है, 72 है। तो 572 में से 72 घटा देते हैं तो उत्तर क्या आएगा, 500 रुपये। इसका मतलब कि प्रोडक्ट का क्रय मूल्य कितना था, 500 रुपये। अगला प्रश्न क्वेश्चन संख्या 209, लाभ परसेंटेज क्या है यदि 16 बोल्ट का क्रय मूल्य 12 बोल्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इस प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है 13.33%, दूसरा विकल्प है 23.33%, तीसरा विकल्प है 43.33% और चौथा विकल्प है 33.33%। इन चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प तो सही होगा, आपको वो विकल्प का चयन करना है। लेकिन इस प्रश्न को हल कैसे करेंगे ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। देखिएगा, इसका एक तरीका तो है कि आप इस प्रश्न को मान करके लगा सकते हैं। अब मान कर लगाएंगे तो मैं आपको थोड़ा सा इसका आसान तरीका समझा देता हूँ कि आसानी से क्या आप मानेंगे कि ये प्रश्न हल हो जाए। तो आपको इसमें नोट क्या करना है कि प्रश्न में दिया गया है कि 16 बोल्ट का क्रय मूल्य 12 बोल्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस बात का मतलब ये है कि मान लीजिए कि आप 16 बोल्ट खरीदने में जितना पैसा खर्चा करते हैं, मान लीजिए आपने 16 बोल्ट खरीदा, कुछ रुपए में खरीदा होगा, ठीक। अब आप बेचने चलते हैं तो 12 बोल्ट केवल आप बेचते हैं तभी आपको उतने का पैसा मिल जाता है जितने में आपने 16 बोल्ट खरीदा था। इसका मतलब अगर आप ध्यान से सोचा जाए कि आपने 16 बोल्ट खरीदने में मान लीजिए 48 रुपये खर्चा किया था। एक उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि 16 बोल्ट खरीदने में आपने 48 रुपये खर्चा किया था और 12 बोल्ट ही आपने अभी केवल बेचा है और आपको 48 रुपये मिल गए। तो लाभ और हानि कैसे होता है कि आपने 48 रुपये किसी धंधे में लगाया और 48 रुपये आपको मिल गए, तो आप तो बराबर पे है। लेकिन यहाँ पे केस क्या है कि 16 बोल्ट मान लीजिए आपने 48 में ख़रीदा था और 12 को ही बेचकर आपको 48 रुपये मिल गए। अभी तो 4 बोल्ट बेचने बाकी हैं, तो 4 बोल्ट आप बेचेंगे तो वो उसका जो पैसा मिलेगा वो तो लाभ ही होगा। तो इसका मतलब ये है कि 4 बोल्ट का हमें लाभ हो जा रहा है कितने बोल्ट बेचने पे, हमेशा 12 बोल्ट बेचने पे, ठीक है। तो 4 बोल्ट का लाभ हो जा रहा है 12 बोल्ट बेचने पे। तो 1 बोल्ट का लाभ कितने पे होगा, तो 4/12 कर देंगे और 100 पे कितना होगा। ये परसेंटेज निकालने का तरीका होता है कि 4 बोल्ट का लाभ हो जा रहा है हमें 12 बोल्ट बेचने पे, तो 1 पे कितना होगा, तो 4/12, 100 पे कितना होगा, 4/100। जैसे आप यूनिटरी सिस्टम लगाते हैं कि किसी 25 सामान का दाम इतना है तो एक सामान का दाम कितना होगा, 25 का भाग दे देते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे है कि 4 बोल्ट का लाभ हमें हो गया है कितने पे, 12 बोल्ट केवल बेचने पे। तो 1 पे कितना होगा, 4/12, 100 पे कितना होगा, 4/12 × 100। इसको करेंगे तो 4 × 12 और 3 का भाग देंगे 100 में तो 33.33% हो जाएगा। ये तो मौखिक तरीका था, मौखिक रूप से हल करने का। दूसरा तरीका मैंने इसको 2-3 तरीके से लगाया है, आप देख लीजिएगा, जो भी आपको समझ में आया वो ठीक है। इससे आगे वाला एक तरीका और देख लीजिए, सेकंड मेथड जिसको हमने लिखा है कि मान लिया हमने कि 16 बोल्ट खरीदने में जो हमने पैसा खर्चा किया होगा वो 48 रुपये खर्चा किया होगा। और जैसा कि प्रश्न में दिया गया है कि 16 बोल्ट का क्रय मूल्य, मतलब 16 बोल्ट खरीदने में जितना पैसा लगा है वो 12 बोल्ट बेचकर ही हम पा जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि 12 बोल्ट का जो विक्रय मूल्य होगा वो भी 48 रुपये होगा। इतनी बात आपको समझ में आई कि मान लिया हमने कि 16 बोल्ट हमने 48 रुपये में ख़रीदा है। इस बात का मतलब ये हो गया कि 12 बोल्ट बेचकर ही हम 48 रुपये पा जा रहे हैं।
ठीक है। अब अगर इस रेट से हमने ख़रीदा है तो 16 बोल्ट खरीदने में अगर हमने 48 रुपये खर्चा किया था तो 1 बोल्ट की कीमत क्या हो गई खरीदने में? 1 बोल्ट की कीमत हो गई 3 रुपये। और बेचते समय देखिएगा कि 12 बोल्ट और 12 बोल्ट को बेच करके 48 रुपये मिल रहा है। इसका मतलब 1 बोल्ट को बेचने में कितना रुपये मिला होगा? 4 रुपये। 12 का भाग दे देंगे ना, तो इसका मतलब हमें सब कुछ पता चल गया कि 1 बोल्ट का जो है क्रय मूल्य हमें पता चल गया कि 3 रुपये है, और हमें ये पता चल गया कि 1 बोल्ट का विक्रय मूल्य 4 रुपये है। और लाभ और हानि निकालने के लिए इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि हमने 3 रुपये का सामान ख़रीदा है और 4 रुपये में बेच दिया है। तो आपको 1 रुपये का लाभ दिख रहा है। 1 रुपये का लाभ कितने पे है? हर 3 रुपये पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा? 100 का गुणा, तो 1/3 × 100, तो ये कितना आ जाएगा? 33.333%। तो आपका उत्तर कितना आ गया? 33.33%। ये जो क्रियाविधि है, प्रश्न को हल करने का तरीका है, मैंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से लिखा है, कहीं पे भी आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी। बस जो मैं बोल रहा हूँ उसको फॉलो करते जाना है आपको। अब इसका जो है एक और तरीका देख लीजिए। अच्छा, इस तरीक़ों को लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दिया है किसी भी प्रश्न में, तो आप सीधे सीधे लाभ निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी भी सामान का विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है, तो आप बताइए लाभ परसेंटेज कितना है? तो विक्रय मूल्य को हम SP बोलते हैं, क्रय मूल्य को CP बोलते हैं। तो SP/CP कितना है? 5/4। अनुपात का मतलब यही है कि 5:4 को 5/4 लिखा जा सकता है। अब SP क्या है? 5 है, और CP क्या है? 4 है। तो अनुपात में आपको देखना होता है कि SP मतलब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि नीचे 4 है, ऊपर 5 है, तो ऊपर वाला 1 यूनिट ज़्यादा है। कितने पे? 4 पे। तो 100 पे कितना हो जाएगा? तो 1/4 × 100, इसको कटाएंगे तो क्या आएगा? 25%। तो अगर विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात किसी प्रश्न में हमें 5:4 दिया होता तो हम सीधे सीधे बता देते कि यहाँ पे 25% का लाभ हो रहा है। अब हम आते हैं अपने मूल प्रश्न पे जो हम आपको समझाना चाहते थे। यहाँ पे हमने ये मान लिया कि 1 बोल्ट का विक्रय मूल्य 1 SP है, तो 16 बोल्ट का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 16 SP। हमने ये मान लिया इस प्रश्न में कि 1 बोल्ट का विक्रय मूल्य 1 SP है, तो 16 बोल्ट का विक्रय मूल्य 16 SP हो जाएगा। हमें 1 का पता है और ज़्यादा का ज्ञात करना होता तो गुणा कर देते हैं। ठीक है। अब हमने ये मान लेते हैं कि 1 बोल्ट का विक्रय मूल्य 1 CP है। 1 बोल्ट का विक्रय मूल्य 1 CP है, तो 12 बोल्ट का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 12 CP। और हमने ये माना था कि 1 बोल्ट का क्रय मूल्य 1 SP है। इस प्रश्न को थोड़ा सा यहाँ पे जो भाषा है वो गड़बड़ हो गई है, उसको ध्यान दीजिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 16 बोल्ट का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को हम क्या लिखते हैं? CP लिखते हैं। तो 1 बोल्ट का क्रय मूल्य हम 1 CP मानते हैं, तो 16 बोल्ट का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 16 CP हो गया। ठीक है। और 1 बोल्ट का विक्रय मूल्य 1 SP है, तो 12 बोल्ट का विक्रय मूल्य 12 SP हो जाएगा। ठीक। अब आपको लाभ और हानि निकालने के लिए SP/CP चाहिए होता है, तो SP/CP निकाल लीजिए। SP/CP पक्षांतर करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 16/12 हो जाएगा। अब हमें SP/CP मिल चुका है 16/12, और लाभ और हानि निकालने के लिए हमने आपको क्या बताया है कि देखिए SP CP से कितना ज़्यादा है। तो यहाँ पे SP 16 है और CP कितना है? 12 है। तो SP 4 ज़्यादा है, कितने पे? 12 पे। तो 100 पे कितना होगा? 4/12 × 100। इसको हल करेंगे तो 4 × 12 और 100 में 3 का भाग जाएगा, तो क्या आएगा उत्तर? 33.333%। फिर से समझ लीजिए, क्रय मूल्य के लिए हम CP का इस्तेमाल करते हैं और विक्रय मूल्य के लिए SP का इस्तेमाल करते हैं। तो प्रश्न में बोला गया है कि 16 बोल्ट का क्रय मूल्य 12 बोल्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है। अगर हम 1 बोल्ट का क्रय मूल्य 1 CP मानते हैं तो 16 बोल्ट का 16 CP हो गया, और 1 बोल्ट का विक्रय मूल्य 1 SP मानते हैं तो 12 बोल्ट का विक्रय मूल्य 12 SP हो गया। अब 16 CP और 12 SP बराबर होंगे क्योंकि ये दिया गया है। तो यहाँ से हम SP/CP निकालते हैं।
तो एस पी बटे सी पी हमारा कितना जा रहा है 16/12। अब इसमें हम ये देखते हैं कि एस पी सी पी से कितना ज़्यादा है। तो एस पी 16 प्रदर्शित हो रहा है और सी पी 12, तो 4 ज़्यादा है कितने पे 12 पे, तो 100 पे कितना होगा 4/12 गुणे 100। उत्तर क्या आ रहा है 33.333%। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सही। तीनों तरीक़ों से आपका उत्तर वही है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 210, विक्रय मूल्य क्या है यदि क्रय मूल्य 7,282 रुपये है और 208 रुपये के लाभ के साथ बेचा गया है। तो इसमें आपको क्रय मूल्य दिया गया है कि 7,282 रुपये है और लाभ कितना दिया गया है 208 रुपये। तो पूछा जा रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है। तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य इसमें आपको 7,282 दिया है, उसमें लाभ जोड़ देंगे मतलब 208 रुपये जोड़ देंगे, और यही किया भी गया है। क्रय मूल्य 7,282 282 लिखा गया है और लाभ 208 रुपये लिखा गया है। तो विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो 7,282 में 208 जोड़ने पे 7,490 रुपये हो जा रहा है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा डी विकल्प। प्रश्न संख्या 211 देखिएगा, अर्जित ब्याज क्या है अगर मूलधन 12,000 रुपये है जो रुपये 15,1600 हो जाता है। तो आपका जो प्रश्न संख्या 210 था इसमें हमने ये बताया कि 7,282 रुपये में अगर आप 208 रुपये जोड़ देते हैं तो आपको विक्रय मूल्य निकल आएगा, क्योंकि क्रय मूल्य 7,282 है और लाभ आपका 208 रुपये है। तो 7,282 में अगर 208 जोड़ते हैं तो 7,490 रुपये हो जाएगा, जो कि डी विकल्प में आपका है। तो ये आपका सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न 211, अगला प्रश्न 211, अर्जित ब्याज क्या है अगर मूलधन 12,000 रुपये है जो कि 15,1600 रुपये हो जाता है। तो देखिए इसमें आप कोई भी मूलधन 12,000 रुपये था और हमें वो 15,1600 रुपये होकर के मिल जा रहा है। इसका मतलब कि 12,000 रुपये से जितना भी ज़्यादा हमें मिला है वो ब्याज ही तो होगा। तो 12,000 रुपये का मूलधन 15,600 रुपये बन जाता है। तो इसमें ब्याज क्या होगा, ब्याज कैसे निकालेंगे। बिल्कुल कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना होता है कि आप देखिए कि 15,600 12,000 से कितना ज़्यादा है। ये देखने के लिए हम क्या करेंगे 15,600 में से 12,000 माइनस कर देंगे। उत्तर क्या आएगा 3,600 रुपये, 3,600। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ब्याज का जो अमाउंट हो जाएगा वो 3,600 रुपये हो जाएगा। और ये आपका विकल्प बी विकल्प सही होगा इस प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए 212 नंबर का, जमा किया गया मूलधन क्या है यदि मिश्र धन 25,000 रुपये है और अर्जित ब्याज 6,000 रुपये है। अब एक बात बताइए, मिश्र धन आपको दिया गया कि 25,000 रुपये है और ब्याज का अमाउंट भी दे दिया गया है कि 6,000 रुपये है। तो मूलधन निकालने में कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि मूलधन में ब्याज जोड़ने के बाद ही मिश्र धन होता है। तो यहाँ से हमें पता है कि मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मिश्र धन अगर हमें दिया है तो हम क्या करेंगे, मिश्र धन में से ब्याज को घटा देंगे तो हमें मूलधन निकल आएगा। तो मूलधन बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, मिश्र धन माइनस ब्याज। तो 25,000 में से 6,000 घटाएंगे तो उत्तर क्या आएगा 19,000 रुपये। इसका मतलब कि इस विकल्प का सही उत्तर क्या हो जाएगा 19,000 रुपये, जो कि विकल्प बी वाला सही है। इसमें आपको विकल्प देखिए 4 विकल्प दिए गए थे जिसमें 19,000 रुपये बी विकल्प में दिया गया है। 212 नंबर के क्वेश्चन का सही उत्तर बी विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए 213 नंबर का, अर्जित ब्याज क्या है अगर मूलधन 12,500 रुपये है और मिश्र धन 17,500 रुपये है। फिर आपके सामने एक बार वही प्रश्न आया है कि ब्याज पूछा जा रहा है और मूलधन 12,500 रुपये है। सॉरी, ये प्रश्न शायद मैं आपको करा चुका हूँ, नहीं 12,500 रुपये का मूलधन है और ये 17,500 रुपये का मिश्र धन हो जा रहा है। तो ब्याज क्या होता है, हमेशा ब्याज निकालने का फार्मूला यही होता है कि मिश्र धन में से आप मूलधन घटा दीजिए। तो मिश्र धन आपका दिया गया है 17,500 और मूलधन दिया गया है 12,500। तो 17,500 में से 12,500 घटाने किसको नहीं आता होगा। 17,500 में से 12,500 माइनस करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 5,000 रुपये। तो इसका मतलब अर्जित ब्याज कितना हो गया 5,000 रुपये। और ये विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प। अगला प्रश्न है, मिश्र धन क्या है अगर जमा किया गया धन रुपया 5,000 है
और साधारण ब्याज 500 रुपये है। अब बताइए कि आपका जो मिश्र धन है, 3-4 प्रश्न इसी फार्मूले पे आपको जो है हल कराए जा रहे हैं और तीनों चारों में बस यही है कि मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। तो कभी ब्याज पूछ लिया जाता है, कभी मिश्र धन पूछ लिया जाता है, कभी मूलधन पूछ लिया जाता है। कुल मिला करके आपको मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज का फार्मूला कॉमन सेंस से आपके दिमाग में आना चाहिए। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन में जब भी ब्याज जोड़ा जाएगा तो उसको मिश्र धन बोला जाएगा। ठीक है, आते हैं हम अपने प्रश्न पे कि मिश्र धन क्या है। अगर जमा किया गया धन 5000 रुपये है और साधारण ब्याज 500 रुपये है, तो भाई आप मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिए, आपको मिश्र धन मिल जाएगा। 5000 में 500 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5500, ये क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? बी विकल्प, 5500 दिया गया है। अगला प्रश्न 215 नंबर का है। साधारण ब्याज क्या है? अगर मूलधन 1 लाख रुपये 1 साल के लिए 10% सालाना ब्याज दर पर जमा है। तो देखिए 1 साल के लिए आपसे जो है 10% ब्याज की दर है और साधारण ब्याज पूछा जा रहा है। तो साधारण ब्याज निकालने का बच्चों मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो मूलधन आपको दिया गया है 1 लाख रुपये, उसमें दर का गुणा करेंगे 10%। 10% को कैसे लिखा जाता है? 10/100। और समय का भी गुणा करना होता है। तो समय कितना है? 1 साल। तो समय की जगह पे 1 रख देंगे। तो उत्तर क्या आ जाएगा? आपको हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 10,000 रुपये। वैसे भी आपको 1 लाख का 10% निकालने आना चाहिए। जब भी किसी भी संख्या का 10% निकालना होता है तो उसमें 10 का भाग दे दिया जाता है। तो 1 लाख में अगर आप 10 का भाग देंगे तो कितना बच जाएगा? 10,000 रुपये बच जाएगा। इसका मतलब ब्याज आपको कितना मिल गया? 10,000 रुपये। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी विकल्प, 10,000 रुपये दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? अगर लोन धनराशि 80,000 रुपये है, 10% ब्याज दर है और समय जो है इसमें 2 साल दिया गया है। ठीक है, तो इसमें समय नोट कर लीजिएगा आप लोग, समय हम प्रश्नों में नहीं लिख पाए हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है और मान लीजिए 80,000 रुपये आपने किसी से उधार लिया था चक्रवृद्धि ब्याज पर और ब्याज की दर कितनी है? 10%। तो आपको 2 साल बाद कितना रुपये लौटाना पड़ेगा ये निकालना है। तो 80,000 रुपये का अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का ज्ञात कर लेते हैं तो 80,000 रुपये में उतना जोड़ देंगे तो वही आपको टोटल धन देना पड़ेगा। तो 80,000 तो मूलधन हो गया। अब इस पर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये देखिए। हमने आपको तरीका क्या बताया कि 80,000 रुपये ब्याज की दर कितनी है? 10% और ये कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो हमने 2 ब्रांच दिखाया है कि 2 ब्रांच से इसमें कैलकुलेट करते हैं। अब 80,000 रुपये का पहले साल 10% निकालेंगे कि ब्याज कितना होगा। तो पहले साल जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो साधारण ब्याज के बराबर ही होता है। तो 80,000 का 10% निकालेंगे तो 8,000 रुपये आएगा। 10% निकालना किसी भी संख्या का बहुत आसान है, तो आप उसमें 10 से भाग दे दीजिए। तो 80,000 में 10 का भाग देंगे तो 1 जीरो गायब हो जाएगा, तो 8,000 हो जाएगा। तो 80,000 का 10% आ गया 8,000 रुपये। अब दूसरे साल आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो जो आपका मूलधन है 80,000 रुपये, पहले उसका 10% निकालेंगे। 80,000 रुपये का 10% 8,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन अब दूसरे साल आपको ये भी देखना है कि इससे पहले कोई ब्याज मिला है। तो आपको पहले साल 8,000 रुपये का ब्याज मिला था, अब उस पर भी तो ब्याज लगेगा। तो 8,000 रुपये का 10% निकालेंगे। तो 8,000 रुपये का 10% भी निकालना बहुत आसान है। उस पर फिर 10 से भाग कर दीजिए। तो 8,000 में 10 का भाग करेंगे तो 800। तो दूसरे साल में जो चक्रवृद्धि ब्याज आपको टोटल मिला है, पहले तो 8,000 रुपये मिला है और 800 रुपये और मिला है, जो कि ब्याज पे ब्याज मिला है। अब आपसे पूछा ये गया है कि 2 साल में जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। तो पहले साल 8,000 रुपये और दूसरे साल 8,000 और 800। तो टोटल कितना हो गया? 8,000 प्लस 8,000 प्लस 800, मतलब टोटल हो गया 16,800 रुपये। ये तो आपका एक तरीका था। दूसरा तरीका ये है कि ब्याज की दर आपको यहाँ पे 10% दिया गया है ना, तो 2 साल में हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि इफेक्टिव ब्याज दर क्या होगा 10% का चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। तो इफेक्टिव ब्याज दर ज्ञात करने के लिए एक आपको सूत्र होता है कि पहला परसेंटेज प्लस दूसरा परसेंटेज प्लस पहले गुणे दूसरे बटे 100। इसका मतलब कि पहला परसेंटेज 10% है पहले साल का और दूसरे साल भी 10 ही % है। तो 10 + 10 और प्लस पहले साल का परसेंटेज गुणे दूसरे साल का परसेंटेज बटे में 100। तो ये करेंगे तो 10 10 आपका 20 हो जा रहा है और ऊपर में
10 में 10 का गुणा होकर के 100 और 100 में 100 का भाग दिए 1 आ गया, तो टोटल इफेक्टिव परसेंटेज कितना हो गया? 21% हो गया। इसका मतलब 8,000 रुपये का 21% आप निकाल लेंगे तो सीधे सीधे आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकल आएगा। तो 8,000 रुपये का 21% कैसे निकलेगा? बहुत ही आसान तरीका है। 80,000 रुपये का 21% कैसे निकलेगा? 80,000 गुणे 21/100। तो 80,000 में 80,000 गुणे 21/100 करेंगे तो 80,000 का 2 जीरो 100 से कट जाएगा। 800 में 21 का गुणा करेंगे तो 16,800 रुपये आ जाएगा और यही आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज है। ये तरीका भी बहुत ही आसान है और बहुत ही बढ़िया तरीका है जो कि आपको बहुत सारे फार्मूले याद रखने से बचाएगा और कॉमन सेंस पे आपका जो है प्रश्न हल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिश्रधन क्या है अगर 30,000 रुपये के मूलधन पर 7% की ब्याज दर से 4,347 रुपये ब्याज अर्जित होता है। तो इस प्रश्न में आप देखिएगा कि आपको मूलधन दे दिया गया है कि 30,000 रुपये है और आपको ब्याज की दर भी बता दी गई है कि 7% है और आपको ये भी बता दिया गया है कि ब्याज कितना मिल रहा है 4,347 रुपये। तो पूछा जा रहा है कि मिश्रधन क्या है। तो भाई हमें ये नहीं पता है कि कितने साल में ये ब्याज अर्जित हुआ है, लेकिन हमसे तो मिश्रधन पूछा गया है और जितने भी साल में ये ब्याज अर्जित हुआ है उतने ही साल का मिश्रधन पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब 30,000 में अगर हम 4,347 जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सीधे सीधे हमें मिल जाएगा मिश्रधन। तो 30,000 में 4,347 जोड़ेंगे तो 34,347 रुपये हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा। तो इस हिसाब से 217 नंबर के प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 218। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर क्या है अगर ब्याज की दर 5% वार्षिक है, समय 2 साल है और मूलधन 20,000 रुपये है। तो ये भी प्रश्न आपको 2-3 तरीक़ों से कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो सबसे आसान सा तरीका ये लगता है कि मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए 2 साल अगर ब्याज की दर 5% है, ब्याज की दर 5% है तो 2 साल में साधारण ब्याज कितना होगा? तो देखिएगा साधारण ब्याज निकालने का जो फार्मूला होता है मैंने लिखा है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100। तो देखिएगा मूलधन की जगह पे जो भी होगा, मान लीजिए 20,000 रुपये है तो 20,000 रुपये लिख लेते हैं। दर कितनी है? 5%, तो इसको क्या लिखेंगे? 5/100 लिखेंगे ना। और समय कितना है? 2 साल। तो एक बात बताइए, 5% अगर 20,000 का निकालते हैं तो 20,000 गुणे 5/100 लिखते हैं। अगर आप 20,000 रुपये का आपको 5% निकालने के लिए बोल दिया जाए तो 20,000 गुणे 5/100 लिखते हैं। लेकिन इसमें जो समय का गुणा हो गया है तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि हम पहले आपका जो है मूलधन में ब्याज का गुणा कर लें, उसी के बाद तभी समय का गुणा होगा। आप सीधे सीधे ब्याज में भी 2 का गुणा कर सकते थे। 5 में 2 का गुणा करते तो क्या होता? 10% हो जाता। तो 20,000 का 10% निकाल लीजिए तो भी आपको साधारण ब्याज 2 साल का पता चल जाएगा। तो 20,000 का 10% निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्यों? इससे पहले मैंने आपको बताया है, जब भी किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो आप सीधे सीधे उसमें 10 का भाग कर दीजिए। तो 20,000 में अगर 10 का भाग करेंगे तो 20,000 से 1 जीरो कम हो जाएगा, इसका मतलब 2,000 हो जाएगा। तो 20,000 का 10%, तो 20,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2,000 रुपये। तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया? 2,000 रुपये आ गया। और जब भी आपको साधारण ब्याज निकालना हो और ब्याज का दर दिया हो और समय दिया हो तो पहले आप क्या करिए कि ब्याज की दर में समय का गुणा कर लीजिए। मान लीजिए कि जैसे इसी प्रश्न में कि 5% की ब्याज की दर है और 2 साल का समय है, तो साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप सीधे सीधे मूलधन का 10% निकालेंगे तो आपको 2 साल का साधारण ब्याज पता चल जाएगा। और अगर समय 3 साल होता तो ब्याज की दर में 3 का गुणा कर देते, इसका मतलब कि 15% निकालते तो हमें 3 साल का साधारण ब्याज पता चल जाता। तो ये तो था साधारण ब्याज निकालने का तरीका। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का तरीके के लिए हमने क्या बताया था कि 2 साल का इफेक्टिव ब्याज दर निकालेंगे। और 2 साल का इफेक्टिव ब्याज दर कैसे निकलेगा? 5% प्लस 5% प्लस 5 गुणे 5/100 करेंगे। तो 5 आपका कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा और 25 में 100 का भाग जाएगा तो 10.25 हो जाएगा। और 10% में अगर 10.25% जोड़ेंगे तो 10.25% हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 10.25%, मतलब 11% से कम, 10.25%। तो अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है 2 साल का तो आप सीधे सीधे मूलधन का 10.25% निकाल दीजिए, आपका चक्रवृद्धि ब्याज ही आ जाएगा। तो 20,000 रुपये आपका मूलधन था, 20,000 रुपये, 20,000 रुपये का 10.25% मतलब 10.25% निकालेंगे तो 20,000 में 10.25% का गुणा कर देंगे और 100 का भाग कर देंगे।
और आपको ये भी नहीं पता है तो 10.25% का मतलब क्या होता है? 10 सही 1/4। 10 सही 1/4 को क्या लिख सकते हैं? 10 या 10.25%, 10.25% बटे में 100। अब 100 का भाग चला जाएगा 20,000 में, तो बच कितना जाएगा? 200। 200 का गुणा करेंगे 10.25 में, तो कितना हो जाएगा? ये दशमलव खत्म हो जाएगा 10.25 का, तो ये कितना हो जाएगा? 1025 अगुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 2050 रुपये। इसका मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 2050 रुपये आ गया। और साधारण ब्याज कितना आया था? 2000 रुपये आया था। और चक्रवृद्धि ब्याज कितना आ गया? 2050 रुपये। तो आप देख लीजिए ना कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना ज़्यादा है। तो 2000 रुपये से 2050 रुपये कितना ज़्यादा है? केवल 50 रुपये। ये निकालने के लिए कि चक्रवृद्धि ब्याज हमने पता कर लिया है कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 2050 रुपये आ गया है और 2 साल का साधारण ब्याज 2000 रुपये आ गया है। अंतर निकालने के लिए माइनस करेंगे, तो 2050 में से 2000 घटाएंगे, उत्तर क्या आएगा? 50 रुपये। इसका मतलब अंतर कितना हो गया? 50 रुपये का। अगला प्रश्न देखिए कि मिश्रधन क्या है? अगर 20,000 रुपये का मूलधन 5% ब्याज दर पर 2 साल बाद कितना होगा? तो इसमें आपको जो है निकालना क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो 20,000 रुपये का मूलधन है, 5% की ब्याज दर है, 2 साल के बाद कितना हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज की दर से? तो 5% का जो ब्याज दर है 2 साल में कितना इफेक्टिव ब्याज दर हो जाएगा? 5 + 5 10 और +5 × 5 मतलब 10.25%। तो 2 साल में इफेक्टिव ब्याज दर कितना हो जाएगी? 10.25%। तो सीधे सीधे आप 20,000 रुपये का 10.25% निकालेंगे तो आपको निकल कर क्या आ जाएगा? चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। तो 20,000 रुपये का 10.25% निकालने का तरीका क्या होता है? 10.25 का गुणा कर दीजिए और 100 का भाग दे दीजिए। इसको हल करेंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा? 200 × 10.25 और इसको और हल करेंगे तो 2 × 1025, इसको और हल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2050 रुपये। तो 2050 रुपये क्या आ गया? 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। अब आपका 20,000 रुपये का मूलधन तो था ही और उसमें आपको 2050 रुपये क्या मिल गया? ब्याज मिल गया चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज। मूलधन कितना है? 20,000 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 2050 रुपये। तो 20,000 में 2050 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22,050 रुपये। तो उत्तर क्या आ जाएगा? 22,050 रुपये। अगला प्रश्न देखिए कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? अगर मूलधन 25,000 रुपये है, समय 3 साल है, ब्याज की दर 12% है। तो इसको निकालने का तरीका हमने ये बताया है आपको कि ब्याज की दर 12% है ना। तो सबसे पहले देखिए 25,000 रुपये हमने लिख लिया है, 25,000 रुपये। इस पर 3 साल का ब्याज निकालना है। ब्याज की दर कितनी है? 12%। तीन भागों में हमने डिवाइड कर दिया। तीनों भाग पे क्या लग रहे हैं? 12%। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? ये ज्ञात करने के लिए 25,000 रुपये का 12% ज्ञात करिए। तो 25,000 रुपये का 12% निकालना बहुत ही आसान है। 25,000 × 12/100 करेंगे, ये उत्तर कितना आ जाएगा? 3,000 रुपये। तो पहले साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज आ गया वो 3,000 रुपये आ गया। और याद रखिए पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज पहले साल के साधारण ब्याज के बराबर ही आ रहा है, नो डाउट, कोई बात नहीं। दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो जो आपका मूलधन था 25,000 रुपये, उस पर पहले 12% निकालेंगे तो 3,000 रुपये आ गया। फिर दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज आपको एक और ब्याज मिलेगा, वो ब्याज पे ब्याज मिलेगा। तो दूसरे साल से पहले आपको जो ब्याज मिला था 3,000 रुपये, उसका 12% निकाल लेंगे, वही आपका दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज और होगा। तो 3,000 रुपये का 12% निकालेंगे तो 360 रुपये हो जाएगा। तो दूसरे साल आप देखिएगा चक्रवृद्धि ब्याज आपको 3,000 रुपये जो कि हमारा प्रिंसिपल था 25,000 रुपये उस पर मिला है, और 360 रुपये जो पहले साल का ब्याज है उस पर ब्याज मिला है। अब तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं। तो पहले साल का चक्रवृद्धि ब्याज तो 3,000 रुपये था, लेकिन दूसरे साल का अगर पूछा जाए केवल दूसरे साल का तो 3,000 रुपये और 360 रुपये, मतलब 3,360 रुपये। अब तीसरे साल का अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो सबसे पहले 25,000 का 12% निकालेंगे तो 3,000 रुपये आ गया। अब ये देखेंगे कि इससे पहले तीसरे साल से पहले कितने ब्याज मिल चुके हैं। तो तीसरे साल से पहले 3 ब्याज मिले हैं, 3,000 पहले साल में, दूसरे साल में 3,000 और 360। तो इन तीनों पे आपका 12% लगेगा। तो 3,000 पे 12% 360 हो गया। फिर 3,000 जो एक और था उस पर 12% 360 हो गया, और फिर जो 360 था उस पर 12% 43 रुपया 20 पैसा। तो ये तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो गया? 3,000 + 360 + 360 + 43 रुपये 20 पैसे।
लेकिन तीनों साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाएगा तो सबको जोड़ देना होगा, मतलब 3000 प्लस 3000 प्लस 3000 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 43 रुपये 20 पैसे, ये टोटल जोड़ेंगे तो उत्तर क्या आएगा 10,123 रुपये 10.20 पैसे। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। तो प्रश्न संख्या 220 का उत्तर हो गया सी विकल्प। तो इस वीडियो में आपको जो कुछ भी नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में पूछिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए